Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start with our topic of lipid metabolism, which is fatty acid synthesis. आप सब लोगों को फर्स्ट ईयर से याद होगा फैटी एसिड की डेफिनेशन. बहरहाल इट इज लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जिसके एक एंड के ऊपर मिथाइल ग्रुप होता है और दूसरे एंड के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है. इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से इसको फैटी एसिड कहते हैं. सो आज हम लोग फैटी एसिड सिंथेसिस स्टार्ट कर रहे हैं. उसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए तो इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ palmitoyl CoA या palmitate, which is a 16 carbon fatty acid from acetyl CoA, which is 2 carbon fatty acid, the simplest fatty acid, and bicarbonate. और ये जो बाइकार्बोनेट है इट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और इस प्रोसेस के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो होती हैं NADPH, ATP, मैंगनीज एंड बायोटिन. सो ये एक लेंथी प्रोसीजर होता है और इसके अंदर मेजर जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं वो 2 एंजाइम्स होते हैं. नंबर 1 इज acetyl CoA carboxylase. It is also the rate limiting enzyme. And the other is fatty acid synthase. साइट्स अगर देखी जाएं तो फैटी एसिड सिंथेसिस की साइट्स होती हैं. अगर टिश्यू साइट देखी जाए तो इट्स नंबर 1 लिवर, नंबर 2 एडिपोज टिश्यू, नंबर 3 mammary glands. इसके अलावा और भी बहुत सारे एरियाज हैं, टिश्यूज हैं जिनके अंदर फैटी एसिड सिंथेसिस होता है लेकिन बहुत थोड़ी क्वांटिटी के अंदर, जैसे किडनीज, ब्रेन एंड लंग्स. और अगर आप इसकी सेलुलर साइट देखें तो सेलुलर साइट इसकी साइटोसोलिक होती है. सो फैटी एसिड सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द साइटोसोल ऑफ सेल. सो कमिंग बैक टू कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं. एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जो फैटी एसिड सिंथेसिस है वो नंबर 1 हमेशा फेड स्टेट में होता है. ठीक है. नंबर 2 इट इज़ एन एंडरगोनिक प्रोसीजर. एंडरगोनिक मीन्स इट रिक्वायर्स एनर्जी पुट इन करनी पड़ती है इन रिएक्शंस के अंदर, फैटी एसिड सिंथेसिस के अंदर. एंड थर्डली इट इज़ अ रिडक्टिव प्रोसेस. रिडक्टिव मीन्स इसको रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स अंदर इनकॉर्पोरेट करता है. फैटी एसिड जो सिंथेसिस है इट रिक्वायर्स रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स. So it occurs in fed state. It is an endergonic procedure and it is a reductive procedure. Fed state किन किन चीज़ों में होती है. फॉर एग्जाम्पल वो राइट आफ्टर टेकिंग अ मील वो फेड स्टेट होती है और इसके अंदर आपके इंसुलिन लेवल्स बहुत हाई होते हैं. सो इंसुलिन जो है वो फैटी एसिड सिंथेसिस को प्रमोट करती है. सेकेंडली हाई लेवल्स ऑफ एटीपी. जब भी आपकी फेड स्टेट होगी, आपने खाना खाया हुआ होगा तो आपके वही जो फूड है वो इट विल ब्रेक डाउन वाया वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज
and it will provide energy in the form of ATP. So high ATP levels, they promote fatty acid synthesis. In fact, डाइट के अंदर जब भी कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स हम फैट्स भी डाइट में लेते हैं तो वो तो एज सच स्टोर हो जाती हैं जब उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन जब हम हाई कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन डाइट लेते हैं तो एक्स्ट्रा जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स होती हैं जो इमीडिएट नीड से एक्स्ट्रा होती हैं, दे get stored in our body by converting into fatty acids, और वो fatty acids फिर बाद में आप यूटिलाइज कर सकते हो. तो इमीडिएट रिक्वायरमेंट से ओवर एंड अबव जितनी भी कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमाइनो एसिड्स होंगे वो विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स. थर्डली जो होता है कि हाई लेवल्स ऑफ ग्लूकोज, और आपको पता है ये सिर्फ फेड स्टेट के अंदर हाई लेवल्स ऑफ ग्लूकोज नहीं होते, ये बहुत सारी डिजीज कंडीशंस के अंदर भी हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज होते हैं, जैसे डायबिटीज के अंदर. सो डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर भी देयर इज इंक्रीज्ड फैटी एसिड सिंथेसिस. ओके, एंडोगोनिक मीन्स इट रिक्वायर्स एनर्जी. तो ये वाली एनर्जी कौन सी चीज प्रोवाइड कर रही है? हमारे ये वाले हाई लेवल्स ऑफ एटीपी. सो हाई लेवल्स ऑफ एटीपी आर प्रोवाइडिंग ऑल द एनर्जी. रिडक्टिव बायोसिंथेसिस है फैटी एसिड्स की प्रोडक्शन, तो ये रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स कौन प्रोवाइड कर रहा होगा? ये NADPH, हमारे कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट की रिड्यूस्ड फॉर्म NADPH रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स प्रोवाइड करी होगी. और आप सब लोगों को याद होगा कि ये रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स आ कहाँ से रहे होते हैं? एक तो HMP शंट पाथवे से, जो कि आप लोग कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में पढ़ चुके हो, और उसी वक्त साथ आपने पढ़ा था कि एक मैलिक एंजाइम होता है वो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स प्रोवाइड करता है NADPH में. तो ये NADPH जो है इसकी एक यूज ये होती है कि ये फैटी एसिड सिंथेसिस के अंदर भी रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स प्रोवाइड करता है एंड इट्स यूज्ड देयर. सो अब हम आते हैं बेसिक प्रोसीजर की तरफ. जो बेसिक प्रोसीजर है उसके लिए आप हमेशा एक ये बात याद रखें कि food was taken in, that food was converted into रिस्पेक्टिव. उसके अंदर बहुत सारे थे, जैसे उसमें अमाइन प्रोटीन्स थी, उसके अंदर कार्ब्स थे और उसके अंदर फैट्स थी. ठीक है, और ये वाले जो कार्ब्स होते हैं दे गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बाय डाइजेशन, and that glucose finally it get absorbed into the cell. और ग्लूकोज जो है वो फिर इंटरनलाइज हो जाता है सेल के अंदर विद द हेल्प, यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो ग्लूट्स भी हो सकते हैं और SG सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स भी हो सकते हैं. ठीक है, सो इन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू इट गेट्स ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल, और सेल के अंदर ये वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज के थ्रू और मोस्टली ग्लाइकोलिसिस के थ्रू इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पायरूवेट. ओके, अब इस पायरूवेट की आगे से जो फेट होती है, आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इसकी 4 फेट्स होती हैं. उनमें से एक फेट ये होती है कि ये एसिटाइल CoA के अंदर कन्वर्ट होता है, बट एसिटाइल CoA के अंदर ये साइटोसोल के अंदर नहीं कन्वर्ट हो सकता. तो इसको कहाँ जाना पड़ता है? इट हैज़ टू एंटर माइटोकॉन्ड्रिया, और वो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर पायरूवेट का एक ट्रांसपोर्टर लगा हुआ होता है. सो पायरूवेट enters through this transporter into the mitochondria, और mitochondria के अंदर जाके it gets converted. It has 2 fates आगे से. एक तो ये एसिटाइल CoA के अंदर कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरूवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स. आपको PDH कॉम्प्लेक्स आप सब लोगों को याद होगा, आपने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में पढ़ा हुआ है. ठीक है, और दूसरी इसकी फेट ये होती है कि अगर एसिटाइल CoA बहुत ज़्यादा पायरूवेट बन रहा है, जनरेट हो रहा है एंड इट्स गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल CoA, और एसिटाइल CoA की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है,
तो फिर ये वाला एसिटाइल CoA फीडबैक इनहिबिशन के थ्रू पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करेगा एंड पायरुवेट विल स्टार्ट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलोएसीटेट वाया पायरुवेट कार्बोक्साइलेज एंजाइम। सो इसकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आके ये दो फेट्स हो सकती हैं। अब ये वाला जो एसिटाइल CoA है ये ऑक्सैलोएसीटेट के साथ कंडेंस करता है एंड इट्स गेट कन्वर्टेड इनटू सिट्रेट। और एंजाइम कौन सा होता है? citrate synthase, and this citrate that then get converted into isocitrate, and that isocitrate then gets converted into alpha ketoglutarate। जो आप लोगों को वो सारा याद होगा, एंजाइम्स इनके होते हैं एकोनिटेस और यहाँ पे आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है। ये सब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से आपको याद भी होगा, सो मैं इनकी सिर्फ एब्रिविएशंस लिख रही हूँ और साथ साथ बोलती जा रही हूँ। ये अल्फा कीटोग्लूटारेट फिर से TCA साइकिल के वेरियस स्टेप्स के थ्रू दोबारा से ऑक्सैलोएसीटेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सो फेड स्टेट के अंदर आप सब लोगों को पता है जब फेड स्टेट होगी तो ATP लेवल्स क्या होंगे? इंक्रीज्ड होंगे। सो हाई ATP लेवल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो एलोस्टेरिकली इनहिबिट कर देते हैं आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज को। जब ये आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज इनहिबिट हो जाता है तो उसकी वजह से आइसोसिट्रेट जमा होना शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा। और चूंकि आइसोसिट्रेट और सिट्रेट जो है ये एक रिवर्सिबल प्रोसीजर रिएक्शन के थ्रू एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल है, तो एज एन इफेक्ट जब आइसोसिट्रेट ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा तो फिर सिट्रेट भी ज़्यादा क्वांटिटीज़ के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। जब ये ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा तो फिर citrate will leave the mitochondria and come out into the cytosol. So citrate जो होगा वो साइटोसोल के अंदर आ जाएगा। अब ये जो सारा प्रोसीजर मैं आपको बता रही हूँ वो सिर्फ इसलिए है कि ये वाला एसिटाइल CoA जो यहाँ पे जनरेट हुआ था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इट कैन नॉट लीव द माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि इसके साथ को एंजाइम ए लगा हुआ होता है और इसका कोई ट्रांसपोर्टर भी नहीं होता इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। सो एसिटाइल CoA को हमने साइटोसोल के अंदर लेके आना है ताकि वो फैटी एसिड सिंथेसिस के अंदर यूज हो सके। तो वो फिर किस तरह से बाहर आता है? वो एक मैकेनिज्म जिसके अंदर it gets converted into citrate. That citrate under high energy conditions accumulate in the mitochondria and then it goes out of the mitochondria into the cytosol और फिर it gets converted into acetyl CoA. किसके through? It's get converted into acetyl CoA through a एंजाइम जिसका नाम होता है सिट्रेट लाइएज। यहाँ पे सिट्रेट सिंथेज था जो सिट्रेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ऑक्सैलोएसीटेट और एसिटाइल CoA से सिट्रेट बना रहा था। दिस सिट्रेट केम आउट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इन कंडीशंस ऑफ हाई एनर्जी और बाहर आके with the help of citrate lyase enzyme it gets converted back into acetyl CoA and into ऑक्सैलोएसीटेट और इस रिएक्शन के अंदर CoA SH की एडिशन होती है बिकॉज इस सिट्रेट के साथ कोई कोएंजाइम ए नहीं लगा हुआ होता, वो यहाँ पे निकल गया होता है इधर। तो और साथ में बिकॉज इट इज़ अ हाइड्रोलिटिक प्रोसेस तो वाटर की एडिशन होती है प्लस ATP। ATP incorporate होती है which gets converted into ADP plus PI inorganic phosphate। अब ये वाला जो एसिटाइल को है ये 2 कार्बन कंपाउंड है, इसकी आगे से फेट हम थोड़ी देर के बाद पढ़ते हैं। पहले हम ये देख लें कि ये वाला जो ऑक्सैलो एसीटेट था ये आगे से फिर इसकी क्या फेट होती है। इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैलेट विद द हेल्प ऑफ साइटोसोलिक मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो आपने
बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के अंदर शटल्स के अंदर ये आपने एंजाइम्स पढ़ा हुआ है. This malate then gets reconverted into pyruvate with the help of enzyme जिसका नाम है मैलिक एंजाइम. और ये मैलिक एंजाइम जो होता है it uses coenzyme NADP and converts or reduces it to NADPH plus H. और ये वाला NADPH जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आगे से फिर फैटी एसिड सिंथेसिस के अंदर यूटिलाइज हो रहा होता है. और NADPH प्रोडक्शन की एक सोर्स तो ये होगी मैलिक एंजाइम और दूसरी सोर्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ ये HMP शंट पाथवे NADPH प्रोवाइड कर रहा होता है वाया टू एंजाइम्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस एंड 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोज. सो यहाँ पे आपने देखा कि oxaloacetate oxidate was converted back into pyruvate via a two-step procedure. और दूसरी जो चीज़ प्रोड्यूस हुई इट वाज एसिटाइल CoA. और इस सारे प्रोसीजर के अंदर का आपने प्रोसेस भी समझ लिया. अब हमें एसिटाइल CoA साइटोसोल के अंदर मिल गया हुआ. अब इस एसिटाइल CoA को हमने फर्दर फैटी एसिड सिंथेसिस के अंदर यूटिलाइज करना है क्योंकि व्हाट वाज फैटी एसिड सिंथेसिस इट वाज प्रोडक्शन ऑफ अ लॉन्ग चेन फैटी एसिड विद द हेल्प ऑफ एसिटाइल CoA. सो एसिटाइल CoA अब कार्बोक्साइलेट होगा. ये जो अगला रिएक्शन होगा वो इसकी कार्बोक्सिलेशन होगी. और वो किस तरह से कार्बोक्सिलेट होगा? रिएक्शन होगा जी कार्बोक्सिलेशन जिसके अंदर एंजाइम होगा एसिटाइल CoA कार्बोक्साइलेज एंजाइम. ठीक है ACC एसिटाइल CoA कार्बोक्साइलेज एंजाइम विल बी यूज्ड और ATP यूटिलाइज होगी which will be converted into ADP an inorganic phosphate. इसके अलावा इसके अंदर एडिशन होगी बाइकार्बोनेट की जो कि एज अ सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट करेगा. और इसके कोएंजाइम्स के अंदर होंगे मैंगनीज कोफैक्टर्स के अंदर. और इस एंजाइम का एक कोएंजाइम होता है जिसका नाम है बायोटिन. ठीक है. and it will get converted into malonyl CoA which is a 3 carbon compound. अब हम ये वाला रिएक्शन अब आपको पता चल गया कि एसिटाइल CoA जो साइटोसोल के अंदर था इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू मेलेनाइल CoA with the help of an enzyme एसिटाइल CoA कार्बोक्साइलेज जिसके साथ बायोटिन एज अ कोएंजाइम अटैच्ड होता है. इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है और इसके अंदर बाइकार्बोनेट आयन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी एक्स्ट्रा कार्बन जो ये 2 कार्बन से 3 कार्बन बने हैं तो वो एक्स्ट्रा कार्बन ये बाइकार्बोनेट आयन प्रोवाइड कर रहा होता है और ATP एनर्जी दे रही होती है. अब हम इस वाले रिएक्शन के कुछ डायनामिक्स पढ़ेंगे. ये वाला जो रिएक्शन है it is the first reaction of fatty acid synthesis and acetyl CoA carboxylase जो है it is also the rate limiting step of fatty acid synthesis. So अभी हमें देखना पड़ेगा कि जो एसिटाइल CoA कार्बोक्साइलेज एंजाइम है वो किस किस तरह से बिकॉज इट्स रेट लिमिटिंग तो ये किस किस तरह से रेगुलेट हो सकता है. लेकिन पहले हम इसके कुछ स्ट्रक्चरल बायोकेमिकल फीचर्स देख लेते हैं. जो ACC एंजाइम है वो एक डाइमर होता है. इट्स लाइक दैट. ठीक है. इट्स अ डाइमर और ये डाइमर E1 और E2 कंपोनेंट से बना होता है. ये दोनों एंजाइम्स होते हैं और इस डाइमर के दरमियान में बायोटिन लगा हुआ होता है. इस डाइमर के दरमियान के अंदर ये बायोटिन
अटैच्ड होता है. दिस इज बायोटिन. सो दिस इज अ डाइमर. Homodimer. One part is called E1 and the other part is called E2. And these two subunits are attached with the help of a biotin molecule which is a coenzyme. अब ये जो E1 है इसका नाम होता है biotin carboxylase. E1 is biotin carboxylase. और जो E2 है ये होता है carboxyl transferase. ठीक है, ये हम एसिटाइल CoA कार्बोक्साइलेज एंजाइम का स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो कि E1 और E2 सब यूनिट्स से मिलके बना होता है. E1 इज बायोटिन कार्बोक्साइलेज एंड E2 इज कार्बोक्सिल ट्रांसफरेज और इनके दरमियान प्रोस्थेटिकली बायोटिन अटैच्ड होता है. सो अब होता क्या है कि बाइकार्बोनेट आयन आता है, HCO3 आता है and it gets attached to biotin. ठीक है, और कौन सा एंजाइम इस चीज को हेल्प करता है? ये वाला बायोटिन कार्बोक्साइलेज. It helps, E1 helps in the attachment of this carbon group to the biotin. और उसके बाद इसके ऊपर E2 एक्ट करता है कार्बोक्सिल ट्रांसफरेज और वो इस वाले कार्बन ग्रुप को बायोटिन से हटा के किसको दे देता है? एसिटाइल CoA को दे देता है एंड इस एसिटाइल CoA को फिर वो किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है? मेलोनाइल CoA. सो दिस इज द होल प्रोसेस. अब ये वाला तो रिएक्शन था. अब हमने देखना है कि ये जो एसिटाइल CoA कार्बोक्साइलेज है ये एक्टिव और इनएक्टिव कब होता है. सो अब इन दो डाइमर्स को हम इस तरह से लिख लेते हैं ऐसे से. लेट्स मेक इट बिगर. ओके, अब ये डाइमर आप इस तरह से ले लें. I want to make it a little big. So, one dimer which was E1, the other dimer which was E2 और इनके दरमियान में ये बायोटिन अटैच्ड है. सो अब इस तरह के बहुत सारे डाइमर्स पड़े हुए होते हैं, E1, E2 और इनके इन बिटवीन बायोटिन. और ये वाले डाइमर्स इस तरह पड़े होते हैं लेकिन जब ये अलहदा होते हैं तो दे आर इन इनएक्टिव. जब ये एक्टिव होते हैं तो दे पॉलीमराइज. हाउ डू दे पॉलीमराइज? लाइक दिस. They condense together. E1, E2, E1, E2, E1 and E2. और इस फॉर्म के अंदर, पॉलीमराइज्ड फॉर्म के अंदर ये एक्टिव होते हैं. और जब ये एक्टिव होते हैं तो फिर दिस इज द एक्टिव एसिटाइल CoA कार्बोक्साइलेज. और जब ये एक्टिव होते हैं तो दे कन्वर्ट acetyl CoA into malonyl CoA with the incorporation of bicarbonate and ATP, which is converted into ATP plus inorganic phosphate. So this is the whole reaction. अब inactive से active करने वाली कौन सी चीजें हैं जो एसिटाइल CC इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करती हैं? वो अब हम पढ़ते हैं. ये मल्टी इसका प्रोंग्ड रेगुलेशन होती है. नंबर 1, इसको कौन कौन सी
एसिटाइल CoA कार्बोक्साइलेट की रेगुलेशन कौन कौन सी चीजें करवा रही हैं? These are number 1 allosteric, number 2 covalent, and number 3 induction repression at genetic level via hormones. So ये 3 लिम्ब्स के ऊपर इसकी रेगुलेशन हो रही है। तो सबसे पहले एलोस्टेरिक रेगुलेशन देख लेते हैं। इसको एलोस्टेरिकली रेगुलेट करता है सिट्रेट। सिट्रेट क्या कर रहा था? एसिटाइल CoA कार्बोक्साइलेट को पॉजिटिवली रेगुलेट कर रहा था एलोस्टेरिकली, यानी एसिटाइल CoA कार्बोक्साइलेज की एक्टिविटी सिट्रेट की वजह से इनहेंस होती है। और दूसरा जो है वो होता है पाल्मिटोइल CoA। अब ये जो पाल्मिटोइल CoA है ये फैटी एसिड सिंथेटिक मेटाबॉलिक पाथवे का प्रोडक्ट होता है। इट इज अ 16 कार्बन फैटी एसिड। तो ये बनता है और फिर पाल्मिटोइल CoA से फर्दर बाकी फैटी एसिड्स बनते हैं। तो ये जो है ये फीडबैक इनहिबिशन के तहत या प्रोडक्ट इनहिबिशन के तहत जब ये ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाएगा तो ऑब्वियसली ये बंद करा देगा एसिटाइल CoA कार्बोक्साइलेज की एक्टिविटी को। तो ये एलोस्टेरिकली इनहिबिट करवाता है। कोवलेंट के अंदर आप इस तरह से देख लें कि कोवलेंटली दिस इज एसिटाइल CoA कार्बोक्साइलेज और उसके साथ एक जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है, ठीक है। अब ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ है एंड दिस इज इनएक्टिव। जब भी एसिटाइल CoA कार्बोक्साइलेज के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा तो वो इनएक्टिव होगा, और वो एक्टिव कब होगा? जब उसके साथ कोई फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं होगा। सो एक फॉस्फेटेज एंजाइम जो है, आप सब लोग एंजाइम्स में फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हुए हैं कि फॉस्फेटेज एंजाइम जो होता है वो क्या करता है? वो इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐसे से निकाल देता है पीआई की फॉर्म में, और ये एक्टिव फॉर्म के अंदर आ जाता है एसिटाइल CoA कार्बोक्साइलेज। और इस प्रोसेस को, इस प्रोसीजर को इंसुलिन जो है, इंसुलिन जो है वो इसको प्रमोट कर रही होती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि फेड स्टेट के अंदर या ज़्यादा एटीपी के मौजूदगी के अंदर जब इंसुलिन ज़्यादा होती है तो तब जो एसिटाइल CoA कार्बोक्साइलेज एंजाइम होगा वो डीफॉस्फोराइलेट हो जाएगा इंसुलिन के इफेक्ट के अंदर, और डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में वो एक्टिव होगा। अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं कि किन फॉर्म्स के अंदर ये इनएक्टिव होगा। वो होगा जब ये फॉस्फोराइलेट हुआ होगा। और कैसे फॉस्फोराइलेट होगा? एटीपी की हेल्प से, जो कि खुद एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगी और इसका जो फॉस्फेट है वो यहाँ पे आके लग जाएगा और इसको इनएक्टिव कर देगा। और कौन सा एंजाइम यूटिलाइज हो रहा होगा? वो होगा AMP काइनेज, AMP एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज। इस एंजाइम को हम AMPK भी कहते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है और ये किस में कन्वर्ट कर देता है? ये एसिटाइल CoA कार्बोक्साइलेज एक्टिव फॉर्म को एसिटाइल CoA कार्बोक्साइलेज इनएक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब इस की भी आगे से, जिस तरह ऊपर से जो ये फॉस्फेटेज था ये इंसुलिन के थ्रू रेगुलेट हो रहा था, तो नीचे से ये जो AMP एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज है ये भी रेगुलेट हो रहा होता है वाया नंबर 1 AMP के थ्रू। AMP which is low energy state indicator, जिस तरह ATP
इंडिकेट्स हाई एनर्जी, उसी तरह AMP इंडिकेट्स लो एनर्जी। ये जो है वो AMP का एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज को एलोस्टेरिकली इनहिबिट करेगा। ठीक है, एलोस्टेरिकली इनहिबिट करेगा। सो लो एनर्जी स्टेट के अंदर बायोसिंथेटिक प्रोसेसेस नहीं होंगे, सो ACC इनएक्टिव हो जाएगा। दूसरा एक और एंजाइम होता है जिसका नाम है साइक्लिक AMP एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेजेस। ये जो हैं वो भी इस AMP को कोवलेंटली इनहिबिट करेंगी। वो इसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर देंगी जिसकी वजह से ये इनहिबिट हो जाएगा। और ये जो साइक्लिक AMP है इसका आप सब लोगों को पता है कि ये ग्लूकागॉन और ग्रोथ हार्मोन और कॉर्टिसोल इन सब के थ्रू ये इन जो है एक्टिवेट होती है और ये एक्टिवेट होके फिर AMPK को इनहिबिट करेगी। सो इन सब एक्टिवेट करेगी, आई एम सॉरी, एक्टिवेट करके इसको एक्टिव करेगी और इसकी वजह इनएक्टिव करेगी और जिसकी वजह से फिर एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज जो है वो काम करना छोड़ देगा। सो ग्लूकागॉन, ग्रोथ हार्मोन और कॉर्टिसोल जो है ये इनहिबिट करेगा ACC को और इंसुलिन जो है वो एक्टिवेट करेगा ACC को। यहाँ पे हमारी कोवलेंट मॉडिफिकेशन खत्म होगी। अब हम देखते हैं कि जी इंडक्शन रिप्रेशन और हार्मोन्स, वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इंसुलिन जो है वो एक्टिवेट करेगा और वो सारी कंडीशंस जैसे जो फेड स्टेट या हाई कैलोरी डाइट्स वाली जितनी भी स्टेट्स हैं वो सारी एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट करेंगी, उनकी लेवल इंक्रीज करेंगी। और ये जो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स होते हैं कौन कौन से, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ग्लूकागॉन, कॉर्टिसोल, ग्रोथ हार्मोन, ये एपिनेफ्रीन एंड नॉरएपिनेफ्रीन, ये सारे के सारे इनएक्टिवेट करेंगे। और ये कब स्क्रीट हो रहे होंगे, जब आप स्टारवेशन मोड में होंगे, फास्टिंग में होंगे या लो कैलोरी डाइट फॉर लॉन्ग पीरियड्स यूज कर रहे होंगे। तो फिर जेनेटिक लेवल के ऊपर एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज का जो एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा दो और चीजें हैं जो जेनेटिकली एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज, एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज प्लेज एंजाइम which is ACC, उसको जेनेटिकली इंड्यूस कर रही होती है। इंड्यूस मीन्स उसकी इंक्रीज्ड प्रोडक्शन कर रही होती है। वो क्या होती है, वो होती हैं वाया कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, वाया कार्बोहाइड्रेट एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है जिसका नाम होता है कार्बोहाइड्रेट रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन। ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, इसका नाम है जी कार्बोहाइड्रेट रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन। ये कार्बोहाइड्रेट यानी इंक्रीज्ड क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ये वाला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है ये एक्टिवेट हो जाता है और ये एक्टिवेट होके क्या करता है, एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज की प्रोडक्शन को जेनेटिक लेवल के ऊपर इंक्रीज करवाते हैं। और अगर कार्बोहाइड्रेट डाइट के अंदर कम हो तो ये डिक्रीज हो जाता है और एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रोडक्शन को जेनेटिक लेवल के ऊपर डिक्रीज कराता है। ठीक है, अब एक और चीज आती है, वो होती है वाया
इंसुलिन। इंसुलिन क्या करती है, वो एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रोड्यूस करवाती है जिसका नाम है स्टीरोल एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन। स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन, ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। जब इंसुलिन ज़्यादा होती है तो ये ज़्यादा स्क्रीट होता है और ये एसीसी को ज़्यादा कर देता है। जब इंसुलिन कम होती है तो ये कम स्क्रीट होता है और ये एसीसी को कम कर देता है। सो इंडक्शन और रिप्रेशन जो है वो एसिटाइल CoA कार्बोक्साइलेज एंजाइम की दो तरफ से हो रही है, एक हाई कार्बोहाइड्रेट और लो कार्बोहाइड्रेट और एक हाई इंसुलिन एंड लो इंसुलिन लेवल्स, जो कि इंड्यूस यानी इंक्रीज प्रोडक्शन एंड जेनेटिक लेवल या रिप्रेस यानी डिक्रीज प्रोडक्शन एट जेनेटिक लेवल करवाते हैं किसकी, एसिटाइल CoA कार्बोक्साइलेज एंजाइम की। यहाँ पे आपकी एसिटाइल CoA कार्बोक्साइलेज एंजाइम तक आपका फैटी एसिड सिंथेसिस कंप्लीट होता है और साथ ही हमने इसकी रेगुलेशन भी पढ़ ली। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी के मेलानाइल CoA से आगे फिर पाल्मिटाइल CoA कैसे जनरेट होता है और उसके अंदर जो एंजाइम फैटी एसिड सिंथेज है उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं और वो कैसे वर्क करता है। थैंक यू सो मच।